जैसे कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप को स्टडी किया था और आज के लेक्चर में हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप को स्टडी करेंगे। बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किए जाते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सामने कोई ऑब्जेक्ट होता है, फर्स्ट लेंस जिसे हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, इसकी फोकल लेंथ FO, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के पास होता है इसलिए इसकी फोकल इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, टर्म्स को सुनिए और पहचानिएगा, ठीक है ना। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो पहले ऑब्जेक्ट की एक थोड़ी सी बड़ी इमेज बनाता है, यानी कि थोड़ा सा मैग्नीफिकेशन करता है, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट h है, ठीक है ना, तो इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा, जैसे मान लो कि h डैश। और अब ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की जो ये इमेज है, थोड़ी सी बड़ी इमेज है, अब इसके सामने एक आई पीस लेंस रखा जाता है। इस लेंस को हम लोग आई पीस लेंस कहते हैं या आई लेंस कहते हैं शॉर्ट में। ये आई लेंस क्या करता है, इस इमेज को अपने लिए ऑब्जेक्ट की तरह मानता है। ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है और फिर ये फेनोमेना होता है। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस से जाती है वो इस तरीके से, और जो रे पैरेलल वो फोकस से होकर जाती है, ठीक है ना। और ये दोनों रेस क्योंकि डाइवर्ज हो रही होती हैं, फैल रही होती हैं, हाँ, ये दोनों रेस एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो दूर जाती हुई रेज इस तरफ मिलने को तैयार नहीं है, तो हम इन दोनों को फिर पीछे बढ़ाते हैं। और पीछे बढ़ाने पर ये यहाँ पर कहीं पर एक दूसरे को कट करती हैं, और पीछे बढ़ाने पर ये एक पीछे इधर मिलने को तैयार नहीं है ना। जब इधर में रियली में मिलने को तैयार ना हो तो हमेशा पीछे बढ़ाकर इमेज का फॉर्मेशन करवाते हैं। तो पीछे बढ़ाते हैं और ये दोनों यहाँ पे कट करती हैं, और यहीं पर एक बड़ी इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। ये इमेज एक वर्चुअल इमेज है जो कि इनलार्ज्ड है। देखिए ऑब्जेक्ट कितना छोटा है और उसकी इमेज कितनी ज़्यादा टाइम्स बड़ी हो चुकी है। ऑब्जेक्ट की हाइट को हमने h माना, उसकी फर्स्ट इमेज की हाइट को हमने h डैश माना, और फाइनल इमेज की हाइट को हम लोगों ने h डबल डैश माना। इस प्रकार से अच्छा, अब इसे हम लोग आई पीस लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि यहीं पर तो हमारी यानी कि ऑब्जर्वर की आई होती है। ऑब्जर्वर की आई बिल्कुल इसी लेंस से सटा कर रखी जाती है, और इस आँख को लगता है कि इमेज इतनी बड़ी है जबकि ऑब्जेक्ट इतना छोटा था। तो छोटी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखने के लिए और काफ़ी ज़्यादा बड़ा करके देखने के लिए हम लोगों ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया, जिसमें दो कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किए गए। एक को कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस और एक को कहते हैं आई पीस लेंस। ओके, इसकी फोकल लेंथ को FO और इसकी फोकल लेंथ को FE से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव लेंस ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन करता है, जबकि आई पीस लेंस एंगुलर मैग्नीफिकेशन करता है। फिर से ध्यान सुन लेना, ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट के साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करता है, यानी कि ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन करता है। देखिए ये इमेज इससे थोड़ी सी बड़ी बनी हुई है, और अब इस आँख के लिए ये लेंस एंगुलर मैग्नीफिकेशन करता है, यानी कि ये एंगल जनरेट करवाता है, ठीक है ना। ये देखिए एंगल, इमेज आँख पर ये एंगल बना रही है। ये फाइनल इमेज इस लेंस पर जितना एंगल बनाएगी, आँख क्योंकि क्योंकि इसके कांटेक्ट में रहती है, इसलिए ये फाइनल इमेज हमारी आँखों पर भी इतना ही एंगल बनाती हुई नज़र आती है। और इसीलिए हम कह रहे थे कि ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन करता है, जबकि आई पीस लेंस क्या करता है, एंगुलर मैग्नीफिकेशन करता है। इस प्रकार से दोनों मिलकर एक छोटे से ऑब्जेक्ट की काफ़ी ज़्यादा साफ़ और बड़ी इमेज बनाने में कामयाब हो जाते हैं, और यही इमेज आँखों को दिखती है, और ये ऑब्जेक्ट जो इतना छोटा है वो इस आँख को इतना बड़ा नज़र आता है। अब हम लोग ज़रा नेमिंग कर दें, क्या क्या नाम किसके किसके होंगे। ओके, तो ये FO और FE हम नीचे लिख देते हैं, FO और FE नीचे लिख देते हैं, क्योंकि हम नेमिंग करेंगे ऊपर।
या और बेहतर ये होगा कि हम FO और FE को यहाँ अंदर लिख दें, जिससे कि स्पेस का थोड़ा सा यूटिलाइजेशन किया जा सके। ओके, ध्यान से देखिए, ये जो है ना वो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इसको U फॉर O कहते हैं, U फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। ध्यान से, बहुत ध्यान से, ये देखिए ये V फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस है। ये देखिए, क्योंकि इसने यहाँ पर इमेज बनाई है इसलिए ये V हो गया फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। VO समझ गए ना, V फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के क्वेश्चंस को परफॉर्म करने के लिए और वाकई बहुत अच्छे से परफॉर्म करने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इस समय जो हम बता रहे हैं वो अल्ट्रा क्लियर होना चाहिए। अगर वो बातें वाकई में अल्ट्रा क्लियर हो गई तो तुम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन किसी भी अपनी किताब से, किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक से उठा लो और लगाते चले जाओ। तुम 20 क्वेश्चन लगाओगे, तुम्हें लगभग 20 के 20 क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन शर्त मेरी ये है कि जितना यहाँ पर हम बताते जाएंगे उतना तुम्हें क्लियर कर लेना है, ठीक है। देखो, ये U फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, ये V फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, और अब ये इमेज इसके लिए क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम करेगी इसलिए इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे बताओ, U फॉर आई पीस लेंस। ध्यान से देखो, U फॉर आई पीस लेंस। और इसकी इमेज यहाँ बनाई, किसने बनाई, इसने बनाई, इसलिए ये है V फॉर आई पीस लेंस। ओके, तो अब इन पैरामीटर्स को एक बार रिवाइज करें, उसके बाद हम मैग्नीफिकेशन का फार्मूला डेराइव करेंगे और फिर लर्न भी कराएंगे, समझा के फिर लर्न भी कराने की कोशिश करेंगे। UO VO UE VE, एक बार अपने आप तुम लोग ट्राई करो ज़रा, बोलो UO VO। क्यों? इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ये ठीक है ना। बोलो ऑब्जेक्ट और ये इमेज, तो ये U और ये V, और ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो ये है U फॉर आई पीस, U फॉर आई पीस। और इसकी इमेज बनी यहाँ, किसने बनाई, इसने बनाई, इसलिए ये है V फॉर आई पीस। UO VO UE VE, ये चारों बातें दिमाग में बैठ रही हैं, बोलो UO VO UE VE, ये सारी बातें दिमाग में पहले बैठा लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये फाइनल इमेज देखने वाले की आंख पर या हमारी आंख पर जो एंगल बनाता है, ठीक है ना, उसे हम लोग यूज़ करेंगे मैग्नीफाइंग पावर को कैलकुलेट करने में। ये हटा दे रहे हैं, चलिए मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला कैलकुलेट करें। इसके पहले आपको हम एक बात और छोटी सी बता दें कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाते वक्त FO इसकी फोकल लेंथ FO और इसकी फोकल लेंथ FE दोनों को बहुत कम रखते हैं, यानी कि बहुत कम फोकस दूरी के लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। दोनों की फोकल लेंथ कम रखने से मैग्नीफाइंग पावर काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, और इसीलिए, और ये फार्मूला जब हम अभी डेराइव करेंगे तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा रखने के लिए FO और FE दोनों को छोटा रखना पड़ेगा। एक सेकंड ज़रा, फिर अभी आगे बताते हैं। हाँ, एक बार फिर से ज़रा देख लें, ये UO, ये VO, UE VE, ये ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये उसके लिए U और V, ये आई पीस लेंस, और ये इसके लिए U, देख रहे हैं ना, ये जो इमेज है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो ये दूरी इसके लिए U, और ये इमेज बना दी इसी ने इमेज बनाई है ना, इसलिए ये दूरी इसके लिए V होगी। तो UO VO UE और VE, इन चारों चीज़ों को ध्यान से देखें। और अब हम बताते हैं मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर का जनरल फार्मूला होता है थीटा, यानी कि फाइनल इमेज आँखों पर जो एंगल बनाती है, फाइनल इमेज आँखों पर, हमारी आँखों पर यानी कि आई पीस पर जो एंगल बनाती है वो एंगल अपॉन प्रॉपर विजुअल एंगल। क्या आप लोग प्रॉपर विजुअल एंगल भूल रहे हैं? अगर भूल रहे हैं तो हम ध्यान दिला दें, थोड़ा यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन हमको बाद में इसको बिगाड़ना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, इसलिए एक बार में ध्यान देख लेना। ये हमारी आँखों का लेंस है, ये हमारी आई है, और अगर ये बात हम कल बता चुके हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर हम अपने आँखों के सामने किसी ऑब्जेक्ट को
इसी ऑब्जेक्ट को जो वहाँ पर है, उसी ऑब्जेक्ट को, नहीं किसी और ऑब्जेक्ट को नहीं, इसी को जिसको हमने यहाँ पर लिया हुआ है, जिसको हम देखना चाहते हैं, अपनी आँखों के सामने d दूरी पर रखें, ओके, तो वो हमारी आँखों पर जो एंगल बनाता है, इस एंगल को हम लोग कहते हैं प्रॉपर विजुअल एंगल। तो प्रॉपर विजुअल एंगल थीटा नॉट इज इक्वल टू होगा h/d, जहाँ पर d के बारे में हम कल हम बता चुके हैं। d का मतलब है 25 सेंटीमीटर। जब हम लोग कोई न्यूमेरिकल लगाएंगे तो d की जगह कैपिटल D की जगह पर हम 25 सेंटीमीटर पुट करके हम आगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रिवाइज करवा दिया प्रॉपर विजुअल एंगल क्या होता है, और मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है दिस फाइनल इमेज हमारी आँखों पर जो एंगल बनाती है थीटा अपॉन एक ऑब्जेक्ट हमारी नेकेड आई पर जो एंगल बनाती है, मतलब, और जबकि वो d दूरी पर रखा जाए, इसे हम लोग कहते हैं थीटा नॉट। तो थीटा हम यहाँ से उठाएंगे और थीटा नॉट हम लोग यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। नाउ थीटा इज इक्वल टू, जरा हम इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखें, और उससे भी अच्छा है कि हम छोटे वाले ट्रायंगल में देख लें, ठीक है ना। हालांकि हम पहले हम बड़े वाले से लिखेंगे, फिर हम छोटे वाले से लिखेंगे। तो h'/VE, h'/VE, और थीटा नॉट हम यहाँ से उठाएंगे, दैट इज h/d। अब ये फार्मूला थोड़ा सा कठिन है और हमारे उतने काम का नहीं है, तो इस फार्मूले को थोड़ा और ठीक करेंगे जिससे ये हमारे काफ़ी काम का बन जाए। क्या हम थीटा को जिस तरीके से h'/V कहते हैं, क्या हम उसी तरीके से h'/U भी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, यानी कि h'/U कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, और ये हो गया h/d। सो फाइनली वी गेट h'/h, साथ में d/UE, क्लियर है। ये अपॉन है ना, ये बाई लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, ये अपॉन में है, तो h'/h, और ये ऊपर जाएगा और ये नीचे, तो d/UE। फार्मूला तो ठीक है, अभी भी ठीक है, फार्मूला आ गया है, लेकिन अभी भी ये हमारे बहुत काम का फार्मूला नहीं है, तो इसको हमें और थोड़ा ठीक करना चाहिए। तो ध्यान से देखो, फॉर आईपीस लेंस के लिए मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू होता है I/O। मैग्नीफाइंग पावर बराबर होता है I/O। तो I/O का मतलब क्या हुआ? अच्छा, तो क्या ये भी फॉर्मूला होता है V/U फॉर आई पीस होता है? अच्छा, आई पीस के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ठीक है ना, आई पीस के लिए नहीं, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए हम इसको डिफाइन करेंगे। क्योंकि H' और H ये दोनों चीज़ें ऑब्जेक्टिव लेंस से रिलेटेड है ना, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव लेंस से डिफाइन करेंगे। I का मतलब हुआ H' और O का मतलब हुआ H, और जो कि VO/UO के इक्वल होगा। तो इस रेशियो को हम यहाँ पर लाकर पुट कर देंगे, तो मैग्नीफाइंग पावर का एक बहुत ही काम का फार्मूला हमारे सामने आ चुका है, दैट इज़ VO/UO इंटू D/UE। और जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हम इन सभी चीज़ों का मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे, उनका साइन नहीं लिखेंगे, ओके। बहुत ध्यान से बातें सुनना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के सवालों में, क्वेश्चंस में ज़रा सा सवाल अगर ट्विस्ट कर दिया जाए तो कोई फिर सॉल्व नहीं कर पाता, खासकर हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, फिर से सॉल्व नहीं हो पाता है, क्योंकि वो उल्टी सीधी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसा ना किया जाए। मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला बता दिया है, कभी ये फार्मूला फेल नहीं होगा, जितने सवाल लगाने उतने सवाल लगा के देख लेना, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर में, चलो यहाँ तैयार करवा दें, मैग्नीफाइंग पावर बराबर VO/UO, ध्यान करो, VO, हाँ इसी का VO, इसी के लिए UO, VO/UO इंटू D/UE। ये तीनों चीज़ें मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करने में काम आएंगी, जो ऊपर तीनों लिखी हुई हैं, खूब ध्यान से देख लो। ये और ये तीनों चीज़ें मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करने में काम आएंगी, और साथ में एक चौथा टर्म D भी होगा, और D का कैपिटल D का मतलब है 25 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है? एक बार फिर सुनिए,
मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है VO/UO इंटू D/UE। फिर से तैयार करो, VO/UO इंटू D/UE। अच्छा, अब हम ये देखें कि ट्यूब की लेंथ क्या होती है, ठीक है ना, लेंथ ऑफ ट्यूब। तो ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, या लेंथ ऑफ ट्यूब भी कहते हैं, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर लेंथ ऑफ ट्यूब भी कहते हैं। दो बार बोल रहे हैं, बात को ज़्यादा सुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें थोड़ा याद भी हो जाए, समझ तो आ ही जाए, लेकिन समझ आने के बाद याद होना भी बड़ा ज़रूरी है। तो हम आपको बताएं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की इस दूरी को हम लोग लेंथ ऑफ ट्यूब कहते हैं, ठीक है ना। और लेंथ ऑफ ट्यूब जो कि तुम खुद भी समझ चुके होगे VO+UE के इक्वल होगा, ठीक है ना। लेंथ ऑफ द ट्यूब इज इक्वल टू VO+UE। देखो ना, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, लेंथ ऑफ द ट्यूब इज इक्वल टू VO+UE। और इनको भी सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म में रखना है, यानी कि सिर्फ मान रखना है, साइन नहीं रखना है, नो 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 साइन, केवल मैग्नीट्यूड रखना है। मान लीजिए कि ये 20 है और ये 10 है, तो कहने को तो ऑप्टिक्स की नज़र से देखें तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये इसके लिए देखें तो नेगेटिव नेगेटिव, ओके। लेकिन तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना है, ओके। जो यहाँ हम लिख रहे हैं तुम्हें सिर्फ वही करना है, तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, लेंथ ऑफ द ट्यूब बराबर VO+UE। इतनी बातों से तुमको ये समझ में आ गया होगा कि ऊपर जो 3 टर्म लिखे हैं, ये और ये तीनों टर्म क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नोन होने चाहिए। अगर कोई टर्म नोन नहीं है तो उसको हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे और फिर मैग्नीफाइंग पावर या लेंथ कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक बार फिर सुनिए, मैग्नीफाइंग पावर भूलना नहीं, VO/UO इंटू D/UE। एंड और इस फॉर्मूले में ये सारी चीज़ें सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, कोई साइन नहीं लगाना, मैग्नीट्यूड लिखना है। और लेंथ ऑफ द ट्यूब इज इक्वल टू VO+UE। ये डेरिवेशन तुम लोग क्लियर है। तो अब हम ये सब यहाँ से हटा देते हैं और अब इस फॉर्मूले से और कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। किससे? ये जो आपको बताया ना अभी भी, ये इससे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो फार्मूला हम लोगों ने अभी डिराइव किया मैग्नीफाइंग पावर का, वो है VO/UO इंटू D/UE, ठीक है। ये फॉर्मूला डिराइव किया हम लोगों ने कि नहीं डिराइव किया? डिराइव किया, ठीक है ना। एंड लेंथ ऑफ ट्यूब इज इक्वल टू, तुम लोग अपने आप थोड़ा बताओ, लेंथ ऑफ ट्यूब, ये इस लेंस से इस लेंस के बीच की दूरी, लेंथ ऑफ ट्यूब मतलब VO+UE, VO+UE, ठीक है। ये मेन फार्मूले हैं मैग्नीफाइंग पावर और लेंथ निकालने के लिए। अगर हम इसके आगे तुमको केसेस ना भी बताएं तो भी तुम्हारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर भी क्वेश्चन और जल्दी सॉल्व हो जाएं, इसके लिए हम 2 केसेस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, तुम्हारा ध्यान हमेशा इस बात पर होना चाहिए कि फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, पूरा ध्यान इसी बात पे होना चाहिए। फाइनल इमेज सिर्फ 3 जगहों पर बन सकती है। पहला, जब इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो, जिसे हम लोग कहते हैं रिलैक्स विजन केस। क्या कहते हैं बताओ? अगर VE ये क्वेश्चन में दिया रहता है, अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट ही नहीं करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये क्वेश्चन में ना दिया हो कि फाइनल इमेज कहाँ बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर फाइनल इमेज क्वेश्चन में इनफाइनाइट पर बनती हुई नज़र आ रही है तो इसे हम लोग कहते हैं रिलैक्स विजन केस। ये सब हम कल बता चुके हैं। इसे हम लोग कहते हैं रिलैक्स विजन केस कहते हैं। या फिर
फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर बनवाना चाहते हैं, जिसे हम लोग डिस्टिंक्ट विजन केस कहते हैं, LDDV केस कहते हैं, ठीक है ना। और ये भी हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में ना ये केस हो ना ये केस हो। तो पहले हम तुमको ये दो केस डिस्कस करें। अगर फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बनवाई जा रही है तो UE की वैल्यू क्या रखोगे बताओ? तो तुम UE की वैल्यू रखोगे FE के नहीं रखोगे? रखोगे कि नहीं रखोगे? अगर फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बनेगी यानी कि V इज इक्वल टू इनफाइनाइट, देन U विल बी इक्वल टू FE। सो द मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बन जाएगा VO बाई UO इंटू D बाई FE, एंड लेंथ ऑफ ट्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा VO प्लस UE, और UE की जगह पर FE। ओके, लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन डिस्टिंक्ट विजन केस का है, LDDV केस है, ये कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं? ये वो क्वेश्चन है जिसमें रिलैक्स्ड विजन केस, रिलैक्स विजन केस के लिए जब क्वेश्चन में ये कहा जाए कि फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बन रही है तो ये रिलैक्स विजन केस होगा, और ऐसे में तुम्हें जहाँ जहाँ पर UE है वहाँ पर FE रख देना है, ठीक है ना। UE की यहाँ भी FE और यहाँ भी FE रख देना है। और अगर फाइनल इमेज D दूरी पे बन रही है यानी कि डिस्टिंक्ट विजन केस हो, तो अगर डिस्टिंक्ट विजन केस हो तो कल हम बता चुके हैं UE की जगह पर FED अपॉन FE प्लस D रखोगे। किस केस में? अगर डिस्टिंक्ट विजन केस है यानी कि V का मान D है तो U का मान क्या होगा बताओ? U का मान होगा FED अपॉन FE प्लस D। ओके, तो तुम UE की जगह पर ये मान रख दोगे तो मैग्नीफाइंग पावर VO बाई UO इंटू D बाई UE की जगह पर FED अपॉन FE प्लस D। ओके, तो D से D कैंसिल होने के बाद आ गया VO बाई UO 1 प्लस D बाई FE। ओके, एंड लेंथ ऑफ ट्यूब दैट विल बी VO प्लस UE, और UE की जगह पर अभी 3 बार बता चुके हैं FED अपॉन FE प्लस D करोगे। ओके, ये सब काफ़ी रिवाइज करने का मैटर है, समझ लीजिए। अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के सारे क्वेश्चन तुम बिना किसी की हेल्प से सॉल्व करना चाहते हो तो इतनी बातों को गौर करो। और अभी एक बात और है जो अभी बतानी बाकी है, ठीक है ना। मैग्नीफाइंग पावर का जनरल फार्मूला क्या होता है? VO बाई UO इंटू D बाई UE, ठीक है ना। और लेंथ ऑफ द ट्यूब का फार्मूला हो गया VO प्लस UE। समझो ज़्यादा, समझने के बाद याद करो, डायरेक्ट याद मत किया करो, समझे ना। पहले समझो, उसके बाद उसको लर्न करने की और मेमोरी में रोके रखने की कोशिश करनी चाहिए। मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू VO बाई UO इंटू D बाई UE, और लेंथ ऑफ द ट्यूब मतलब VO प्लस UE, ठीक है ना। सारी चीज़ें मैग्नीट्यूड, सभी का मैग्नीट्यूड रखना है, कोई किसी का साइन वाइन नहीं रखना है, ठीक है ना। बस सब कुछ मैग्नीट्यूड यानी कि मान रखना है केवल। लेंथ लिखेंगे तो भी सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे, ठीक है ना। ये हो गया लेंथ इज इक्वल टू VO प्लस UE। नाउ क्वेश्चन 3 प्रकार का हो सकता है। क्वेश्चन में ये ज़रूर पढ़ने की कोशिश करना कि फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है। अगर फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बनवाना चाहते हैं तो ये हो गया VE इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अरे नहीं भाई, ये फार्मूले में नहीं रखा जाता, फार्मूले में ये रखना होता है, ये। ओके, लेकिन ये इससे ही तो डिसाइड होगा। तो जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो डेटा पर सवाल पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये देखने की पूरी कोशिश करते हैं कि फाइनल इमेज कहाँ बनवा रहा है क्वेश्चन में फाइनल इमेज कहाँ बनवा रहा है। अगर वो फाइनल इमेज को इनफाइनाइट पर बनवाना चाहता है यानी कि रिलैक्स विजन केस को क्वेश्चन है, तो जहाँ जहाँ पर UE है वहाँ पर तुमको FE रखना है। और अगर फाइनल इमेज कैपिटल D यानी कि 25 सेंटीमीटर पर बनवाना चाहता है तो जहाँ जहाँ पर UE है वहाँ पर तुमको FED अपॉन FE प्लस D रखना है। और ऐसा करने के बाद तुम्हें मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला मिलेगा वो बनेगा VO बाई UO 1 प्लस D बाई FE, और लेंथ बनेगी VO प्लस FED अपॉन FE प्लस D। ओके, अब सवाल ये उठता है
कि मान लो अगर फाइनल इमेज 200 सेंटीमीटर पर बनवाना चाहते हैं, यानी कि ये जनरल क्वेश्चन हो गया। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें मान लो कि FO की वैल्यू, मान लो FO की वैल्यू 1 दी हुई है। ओके, और FE की वैल्यू मान लो कि 5 दी हुई है सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर, लेट हमने ऐसा मान लिया, माना कि FO और FE की वैल्यू 1 और 5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो अब हम क्या करें ये बताओ। अगर रिलैक्स विजन का क्वेश्चन होता तो इससे सॉल्व हो जाता। अगर रिलैक्स विजन का क्वेश्चन होता तो UE की जगह पर FE रख देते दोनों में। अगर डिस्टिंक्ट विजन का क्वेश्चन होता तो UE की जगह पर, इन दोनों UE की जगह पर FE/FE+D रख के सॉल्व कर लेते। लेकिन अगर फाइनल इमेज ना यहाँ बन रही है ना यहाँ बन रही है, बल्कि 200 पे बन रही है, तो हम UE को कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1/VE माइनस 1/UE इज इक्वल टू 1/FE। क्लियर है? 1/VE कितना? -200, ठीक है ना, सेंटीमीटर, माइनस 1/UE हमें कैलकुलेट करना है, और 1/FE, और FE मतलब कितना दिया है देखो, 5 दिया हुआ है। ओके, इस तरीके से 1/UE इज इक्वल टू -1/200 माइनस 1/5। इस तरीके से यहाँ से हम UE कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब UE का मान निकाल लेंगे, वो तो आ ही जाएगा। UE का मान निकाल के हम लोग यहाँ पर रख देंगे तो मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी, और यहाँ पर रख देंगे तो लेंथ आ जाएगी। कहने का मतलब है कि जो समझदार स्टूडेंट्स हैं वो अब तक ये समझ गए होंगे कि क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 3 प्रकार का हो सकता है। पहला, जिसमें फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बनेगी। अगर ये सवाल है, मतलब रिलैक्स विजन का क्वेश्चन है, तो UE की जगह पर FE लिख देना है। हाँ, UE की जगह पर FE लिख देना है, तो मैग्नीफाइंग पावर और लेंथ दोनों आ जाएंगी। अगर फाइनल इमेज कैपिटल D दूरी पे बनवाना चाहते हैं, यानी कि 25 सेंटीमीटर पर बनवाना चाहते हैं, मतलब ये क्वेश्चन डिस्टिंक्ट विजन केस का है, ये केस है, और तब हमें UE की जगह पर FE/FE, हाँ FE कैपिटल D/FE प्लस कैपिटल D रख के क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लेना है। लेकिन अगर फाइनल इमेज ना इनफाइनाइट पे बनवाना चाहते हैं, ना कैपिटल D यानी कि 25 सेंटीमीटर पे बनवाना चाहते हैं, बल्कि 200 या 100 या 300 या 800 सेंटीमीटर पे बनवाना चाहते हैं, तो अब हम UE को थोड़ा सा प्रोसेस करेंगे। ठीक है ना, अब हमारे पास कोई बनाया शॉर्टकट नहीं है, अब हम प्रोसेस करेंगे। 1/VE माइनस 1/UE इज इक्वल टू 1/FE। ये काम हम बहुत तेज़ी से करने की कोशिश करेंगे जिससे कि टाइम बचे। 1/-200, ओके, 1/UE कैलकुलेट करना है, 1/5 फोकल लेंथ दी हुई है, बस इसको इधर लेकर आ गए, ये सॉल्व कर लिया, उल्टा कर दिया, UE कैलकुलेट हो गया। अब उस UE को यहाँ रख देंगे तो मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी, और यहाँ रख देंगे तो लेंथ ऑफ द ट्यूब आ जाएगी। तो अब हम समझते हैं कि हम लोग क्वेश्चंस लगाना शुरू करें। हालांकि जब हम लोग क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो इन बातों के अलावा भी लगभग 6 या 7 पॉइंट होते हैं जो हम लोग और डिस्कस करते हैं, लेकिन इस समय हम उन्हीं चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। तुम्हारे पास समय कम है, हम उन चीज़ों पर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं जो तुम्हारे एग्ज़ाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। अगर हम लोग इसी प्रोसेस में चलते चलते सारा का सारा अपना कवर कर ले गए, ऑप्टिक्स के बाद मैकेनिक्स है और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, अगर हम लोग इस प्रोसेस के चलते कवर कर ले गए तो फिर हम लोग बहुत तेज़ी से एक बार और रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहला तो यही काम है कि एक बार कम से कम तुम लोग चीज़ों को सुन लो, ठीक है ना। तो हम समझते हैं कि ये करने के बाद अब हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देना चाहिए। ओके, एक बात ध्यान रखना, तुम्हारा पूरा ध्यान इस चीज़ पर होना चाहिए। फिर तुम ये कहोगे कि ये चीज़ तो फार्मूले में कहीं है ही नहीं है, तो हम इस पर ध्यान क्यों दें। तुम समझ नहीं रहे हो कि फार्मूले में ये है कि नहीं है, और ये डिसाइड इसी से होगा। अगर VE इनफाइनाइट पर बन रही है तो UE की जगह पर FE लिखना है। अगर VE कैपिटल D यानी कि 25 सेंटीमीटर पर बनवाना चाहते हैं तो UE की जगह पर FE/FE+D लिख के सॉल्व कर देना। और अगर फाइनल इमेज ना रिलैक्स विजन केस पे है ना डिस्टिंक्ट विजन केस पे है, बल्कि वो 200, 300, 400 यानी कि 200, 300, 400 या 50 या 90 सेंटीमीटर पे बन रही है, तो हम
इससे यू ई कैलकुलेट करेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं है, प्रोसेस करना पड़ेगा। 1/VE माइनस 1/UE बराबर 1/FE, ये दिया होगा, यू ई कैलकुलेट हो जाएगा, यू ई को यहाँ रख दोगे मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए और यहाँ रख दोगे, लेंथ निकल आएगी, ठीक है ना। तो इतना रिवाइज करने के बाद अब हम समझते हैं कि क्वेश्चन लगाना शुरू करें, क्योंकि क्वेश्चन लगाते वक्त हम ये हटा देंगे, यहाँ से बिगाड़ देंगे, इसलिए एक बार और रिवाइज करवा रहे हैं। डायग्राम को दिमाग में छाप लो। जिन लोगों के दिमाग में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये डायग्राम छपा होता है उनकी कभी गलती नहीं होती। यही डायग्राम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए होता है और बिल्कुल सेम डायग्राम टेलीस्कोप के लिए होता है। जब टेलीस्कोप डिस्कस करेंगे तो बताएंगे कि इसमें और उसमें क्या बेसिक डिफरेंस है। ओके, इस डायग्राम को छाप लिया है। UO VO UE VE, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू VO बाई UO इंटू D बाई UE एंड लेंथ इज इक्वल टू VO प्लस UE। मैग्नीट्यूड C पुट करने और कुछ भी पुट नहीं करना है, ठीक है। मान लो कि लेंथ 20 दी हुई है, मान लो कि लेंथ 20 दी हुई है, ठीक है ना। लेंथ 20 दी हुई है और चलो मान लो रिलैक्स विजन केस है। अब हम इस समय तुमको चेक कर रहे हैं कि तुमने सीखा क्या, ठीक है। और क्योंकि हम तुमसे इस समय बात तो कर नहीं सकते, हम सिर्फ बोल ही सकते हैं कि हाँ भाई तुम क्या सुन रहे हो, क्या समझ रहे हो, ठीक है। तो अब हम तुमको चेक कर रहे हैं और तुम जवाब देने की कोशिश करना। हमने कहा लेंथ 20 है और रिलैक्स विजन केस है, रिलैक्स विजन केस ये वाला, ठीक है ना। तो ये डिसाइड हो गया FE, ओके, FE मतलब 5, तो ये 20 और ये 5, ओके, ये पूरा 20 बोला ना हमने और ये 5, तो ये कितना बचा 15। अब 15 ये हो गया, 15 और FO की हेल्प से UO कैलकुलेट कर लेंगे तो हर चीज़ पता चल गई। नहीं आया नहीं तुमको। हमने कहा रिलैक्स विजन का केस का क्वेश्चन है, क्या कहा बताओ। हमने कहा रिलैक्स विजन केस का क्वेश्चन है, यानी कि तुमने फट से यहाँ दिमाग लगा लिया, यहाँ लगा लिया तो तुम कहाँ पहुँच गए, यहाँ पर। अगर ये वाला केस है तो UE की जगह पर FE लिखना है, ओके। तो ये 20 था और FE मतलब 5, देख लिया, ये 20 और ये 5, तो ये कितना बचा 15 और FO की हेल्प से UO कैलकुलेट कर लोगे। अब हमें ये भी पता, तो मैग्नीफाइंग पावर भी आ जाएगी और लेंथ भी आ जाएगी। एक बार फिर से सुनो, लेंथ 20 थी और रिलैक्स विजन केस था, मतलब UE बराबर FE का मान कितना है 5, FE का मान देखो ना, ये लिखा हुआ है 5, तो ये पूरा 20 और ये 5, तो ये हो गया 15 ये पता हो गया, ये पता हो गया और ये पता है, तो ये पता लग जाएगा 1/VO माइनस 1/UO इज इक्वल 1/FO से ये पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब जब इसकी हेल्प से ये डिसाइड हो गया, ये देखो ये डिसाइड हो गया, ये देखो डिसाइड हो गया, इसकी और इसकी हेल्प से ये डिसाइड हो गया, इसकी और इसकी हेल्प से ये पता लगा लिया। तो जब ये और ये चीज़ें पता चल जाती हैं तो मैग्नीफाइंग पावर और लेंथ ऑफ द ट्यूब निकालने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अब क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि हमारे पास 200 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के 4 कॉन्वेक्स लेंसेज हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाने के लिए हम इनमें से किसको लेंगे, किसको हम लोग चॉइस करेंगे और किस रूप में चॉइस करेंगे, ठीक है ना। तो जैसा कि हमने शुरुआत करते वक्त बता दिया था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में FO और FE दोनों लेंसों की फोकस दूरियां बहुत कम ली जाती हैं और उसमें भी FO FE से भी कम लिया जाता है। FO का मान FE से भी कम लिया जाता है। जैसे भी हमने एग्जाम्पल लिया था तो हमने FO को 1 लिया था और FE को 5 लिया था। हमने इसको 5 और इसको 1 सेंटीमीटर नहीं लिया था, हमने वही लिया था जो लेना चाहिए, ठीक है ना। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जब हम बनाते हैं तो दोनों लेंसों की फोकस दूरियाँ बहुत कम होती हैं, उसमें भी ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी आईपीस लेंस की फोकस दूरी से भी कम होती है। यानी कि हम पहली बात तो कम वाले चॉइस करेंगे, ये और ये, इतना क्लियर है। और उसमें भी FO FE से भी कम, यानी कि हम इसको ऑब्जेक्टिव लेंस की तरह और इसको आईपीस लेंस की तरह यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि FO और FE 1 और 5 सेंटीमीटर है। ये 1 सेंटीमीटर है
और ये FE इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, राइट। ओके, ये दो बातें दी हैं, FO 1 सेंटीमीटर, FE 5 सेंटीमीटर। और अब हमने क्वेश्चन को जब पढ़ा तो देखा कि ये LDDV केस का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है। ओके, सवाल में लिखा रहता है, क्वेश्चन में लिखा रहता है कौन सा कि फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, तो ये इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, यानी कि ये वाला केस है। अगर ये वाला केस है तो हमने UE को तुरंत डिसाइड कर लेना चाहिए, FED अपॉन FE प्लस D, ये डिसाइड कर लेंगे। लेंथ क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर दी हुई है। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को UE डिसाइड जो हम लोग कर चुके हैं तो इसको कैलकुलेट भी कर लेना चाहिए। FED अपॉन FE प्लस D मीन्स 5 इंटू 25 अपॉन 5 प्लस 25 मीन्स 5 इंटू 25 बाई 30 मीन्स 25 बाई 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? ओके, नाउ जब हमको लेंथ मालूम है और हमको ये वैल्यू मालूम है तो बची हुई वैल्यू भी हमको मालूम पड़ जाएगी। ओके, हम ये जानते हैं कि लेंथ इज इक्वल टू होता है VO प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ UE, दिस इज 20 VO and this is 25 by 6, hence VO is equal to 20 minus 25 by 6 means 120 minus 25 means it will be 95 by 6 सेंटीमीटर। ओके, नाउ हमको कैलकुलेट क्या करना था पता है? हमें कैलकुलेट करना था ऑब्जेक्ट की यहाँ से डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव लेंस से कितनी दूरी पर, हमको ये पता करना है और मैग्नीफाइंग पावर भी हमको पता करना है। तो जब हमको ये पता चल गया कि फाइनल इमेज यहाँ पर बन रही थी तो उससे हमने ये कैलकुलेट कर लिया, जो हमको ये कैलकुलेट हो गया तो हमने इसकी और इसकी हेल्प से हमने ये कैलकुलेट कर लिया, और ये जब कैलकुलेट कर लिया तो अब इसकी और इसकी हेल्प से हम लोग ये कैलकुलेट बड़े आराम से कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ देखो 1 बाई VO माइनस 1 बाई UO इज इक्वल टू 1 बाई FO। एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन लगाते हैं तो फॉर्मूला मन में बोलते हैं और डायरेक्ट फटाफट वैल्यूज़ रखते हैं, जितनी तेज़ी से हो सके उतनी तेज़ी से कैलकुलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 1 अपॉन 95 बाई 6 माइनस 1 अपॉन UO कैलकुलेट करना है, 1 अपॉन FO दिया हुआ है, सो 1 अपॉन UO इज इक्वल टू 6 बाई 95 माइनस 1 मीन्स माइनस 89 बाई 95, so we get UO is equal to minus 95 by 89 सेंटीमीटर। ओके, तो UO कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया। नाउ मैग्नीफाइंग पावर को कैलकुलेट किया जाए। मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू VO बाई UO इंटू D बाई UE ऑल मैग्नीट्यूड्स, बस साइन वाइन कुछ नहीं रखना। ठीक है, कहाँ है भाई VO, कहाँ गया VO? दिस इज VO 95 बाई 6, ठीक है, 95 बाई 6 अपॉन UO कहाँ गया? ये है 95 बाई 89 ऊपर चला जाएगा। ओके, इंटू D मतलब 25 सेंटीमीटर और अपॉन UE कहाँ गया? क्या डिसाइड होता है? ये 25 बाई 6 ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से 95, 25 और 6 कैंसिल हो जाने पर मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू 89 आ गया। ठीक है ना, तो हम लोगों ने ये कैलकुलेट करना था, हम लोगों ने ये भी कैलकुलेट कर लिया और फिर मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करनी थी, मैग्नीफाइंग पावर भी कैलकुलेट कर लिया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये एग्ज़ाम के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत कठिन नहीं है,
लेकिन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो इसके कंपेरेटिवली थोड़ा आसान होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो ज़्यादातर स्टूडेंट को बहुत टफ जैसा लगता है, इन स्टडीज़ की मदद से उसको बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सबसे पहले हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि फाइनल इमेज कहाँ बनवाना चाहते हैं। इस सवाल में वो फाइनल इमेज कैपिटल डी पर यानी कि 25 सेंटीमीटर पर बनवाना चाहते हैं। सवाल में साफ लिखा हुआ है, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन केस का सवाल है। अब जब ये हमने पढ़ लिया, ये हमको पता चल गया, तो हम तुरंत यहाँ पर आते हैं। अगर वी ई इज इक्वल टू डी है तो यू ई की जगह पर एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस डी लिखना है, जो हमने कैलकुलेट किया। देखिए बड़े आराम से कैलकुलेट किया, ये यू ई आ गया। यू ई कितना आया, 25/6 आया, ओके। और ये दिया हुआ है 20, तो 20 से ये माइनस कर दिया तो ये आ गया। जब ये आ गया तो ये और ये दिया हुआ है, तो इसकी और इसकी हेल्प से लेंस फार्मूला लगा के 1/VO माइनस 1/UO इज इक्वल टू 1/FO की हेल्प से हमने UO कैलकुलेट कर लिया, जो हमें क्वेश्चन में निकालना था। और जब हमको ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो मैग्नीफाइंग पावर नहीं पता कर पाओगे। मैग्नीफाइंग पावर बराबर होता है दिस अपॉन दिस इंटू डी बाई दिस, बस कर दिया, रिजल्ट आ गया, ठीक है। एक छोटी सी बात और सुन लीजिए, फिर आगे चलते हैं। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला याद है ना, VO, वो डायग्राम दिमाग में स्टोर करो। VO बाई UO इंटू डी बाई UE, ये मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला, ये सारा मॉड करोगे। और एक बात हमको ये और बतानी थी कि इस फार्मूले से मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करने के बाद में एकदम लास्ट में यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया करो, क्योंकि फाइनल इमेज इन्वर्टेड है, और इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आंसर आने के बाद माइनस साइन लगा दो। जैसे तुमने मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट किया और पिछले क्वेश्चन में 89 आ गया आंसर, तो तुम क्या लिखोगे, -89। मान लो तुमने मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट किया और मान लो 90 आ गया, तो क्या लिखोगे, -90। यानी कि पहले तुम इस माइनस को इग्नोर करते चले जाओ, बिल्कुल इग्नोर करते चले जाओ इस माइनस को, खाली इससे कैलकुलेशन करो जो इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है ना, बात समझ रहे हो ना। और जब अंत में जब तुम्हारा आंसर आ जाए तो तुम कह दो 90 आ जाए तो बोल दो -90, क्योंकि फाइनल इमेज इन्वर्टेड है, इसलिए हम ये माइनस साइन सबसे लास्ट में इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जिससे हम दूर दूर की चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डायग्राम बिल्कुल यही रहेगा। ये ऑब्जेक्ट UO, VO, UE, VE डायग्राम बिल्कुल सेम रहेगा। अब मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला पहले कैलकुलेट किया जाए। प्रोसेस भी वही रहेगा, बिल्कुल वही रहेगा। FO वेरी वेरी हाई और FE वेरी वेरी लेस रखने का प्रयास किया जाएगा, यानी कि FO जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और FE जितना कम से कम हो सके, ये रखा जाएगा। जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में FO और FE दोनों छोटे, और उसमें भी FO FE से भी छोटा, ओके। जबकि टेलीस्कोप में क्या फंडा है, FO जितना बड़े से बड़ा हो और FE जितना छोटे से छोटा हो, क्योंकि दूर दूर की चीज़ें देखने के काम आता है। तो जब इसका अपर्चर खूब बड़ा होता है तो वहाँ से दूर होने की वजह से लाइट की ज़रूरत ज़्यादा है कि ज़्यादा लाइट आए तो थोड़ा साफ इमेज बन पाए, इसलिए इसकी फोकल लेंथ को ज़्यादा से ज़्यादा, अपर्चर को ज़्यादा से ज़्यादा और इसकी फोकल लेंथ को कम से कम रखा जाता है, ठीक है। अब मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करें। टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला माइक्रोस्कोप से अलग होता है। ये फॉर्मूला होता है एंगल मेड बाय इमेज ऑन आई पीस, या आई एक ही बात है, आई पीस एकदम कांटेक्ट में रहते हैं, तो ये एंगल बीटा, इस लेंस पर अगर बीटा एंगल बन रहा है तो हमारी आंखों पर भी बीटा एंगल बनता है। तो बीटा बाय एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी कि अल्फ़ा, मीन्स बीटा बाय अल्फ़ा, बीटा बाय अल्फ़ा। ये पहला फार्मूला है, बेसिक फार्मूला। बहुत सारे क्वेश्चन इस फार्मूले पर बेस्ड भी रहते हैं, ठीक है। चलो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला फिर से बता रहे हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला होता है एंगल मेड बाय फाइनल इमेज ऑन आई अपॉन
अपॉन एंगल मेड बाई ऑब्जेक्ट ऑन ऑब्जेक्टिव लेंस मीन्स बीटा बाई अल्फ़ा। ओके, टेलीस्कोप के इस डायग्राम को भी अपने दिमाग में छाप लो। अगर तुम इन डायग्राम्स को भी दिमाग में छापोगे तो तुम्हारे को जल्दी याद होगा और क्वेश्चन जल्दी जल्दी निकलेंगे। चलो भाई, हम बीटा लिखें। बीटा एच डैश, अगर बड़े ट्रायंगल से लिखें तो एच डैश बाई दिस, यानी कि एच डैश बोला हमने नहीं, एच डबल डैश अपॉन वी ई। और अल्फ़ा लिखें तो कैसे लिखें, अल्फ़ा तो बाहर है, तो अगर ये अल्फ़ा होगा, अगर ये अल्फ़ा होगा तो ये एंगल भी अल्फ़ा होगा कि नहीं होगा बताओ। ठीक है, तो अंदर से अल्फ़ा लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है। एच डैश, हाँ इस वाले ट्रायंगल में अल्फ़ा को लिख दें एच डैश अपॉन वी ओ, एच डैश अपॉन वी ओ। क्या इस फॉर्मूले को और आसान बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। बीटा बराबर दिस अपॉन दिस हो सकता है, तो दिस अपॉन दिस भी तो हो सकता है, यानी कि इसको हम लोग एच डैश अपॉन यू ई भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से एच डैश कैंसिल हो जाने के बाद मैग्नीफाइंग पावर का बिल्कुल बढ़िया सा बनाया फॉर्मूला आ जाता है, वी ओ बाई यू ई। मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू वी ओ बाई यू ई एंड लेंथ ऑफ ट्यूब विल बी इक्वल टू वी ओ प्लस यू ई। मैग्नीट्यूड्स रखने हैं, ठीक है ना, जैसे वहाँ रखते थे वैसे यहाँ रखने हैं, यहाँ भी मैग्नीट्यूड रखने हैं, वी ओ बाई यू ई, सिर्फ मैग्नीट्यूड्स रखने हैं और कुछ नहीं करना है। ओके, अब देख लो ज़रा, इतनी बात पता होने पर तुम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसके अगर हम कुछ भी ना बताएं तो भी तुम्हारे क्वेश्चन 10 में से 9 क्वेश्चन 100% सॉल्व हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन जो हमने कहा कि शायद ना सॉल्व हो पाए वो इसलिए क्योंकि तुमने चीज़ों को ध्यान नहीं दिया होगा, तो हो सकता है क्वेश्चन समझ में ना आया हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। चलो फॉर्मूला तैयार करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू वी ओ बाई यू ई। ख़त्म, बस देख लो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी आसान तुमको लगेगा ये, वी ओ बाई यू ई, और लेंथ बोलो वी ओ प्लस यू ई। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कितनी आसानी से बताते चले जा रहे हैं, हमको तो सवाल कठिन लगते हैं, निकल नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है, तुमने चीज़ों को अगर नहीं समझा है तो सवाल नहीं निकल पा रहे होंगे, अगर तुमने चीज़ों को समझा है तो क्वेश्चन क्यों नहीं निकलेंगे। मैग्नीफाइंग पावर का पहला फॉर्मूला बीटा बाई अल्फ़ा। बीटा बाई अल्फ़ा को हम लोग थ्योरी में कहते हैं एंगल मेड बाई फाइनल इमेज ऑन आवर आईज़। आई कह दो या आई पीस कह दो, एक ही बात है, फिर वही बात। हाँ भाई ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, पर हैं तो दोनों सटी हुई ना, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, और जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो बीटा जो इस लेंस पर एंगल बनेगा बीटा, वही तो हमारी आंखों पर भी लगभग बनेगा, क्योंकि ये और ये आपस में बिल्कुल सटी रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं। आपने देखा है टेलीस्कोप में, क्या तुम टेलीस्कोप को यहाँ से ऐसे देखते हो, यहाँ ऐसे करके देखते हो ना, बिल्कुल, यानी अपनी आँखों को बिल्कुल आई पीस से सटा देते हो तभी तो देखते हो, वही बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फ़ा। बीटा का मतलब है एंगल मेड बाई फाइनल इमेज ऑन आई पीस या आई अपॉन एंगल मेड बाई ऑब्जेक्ट ऑन ऑब्जेक्टिव लेंस। ये अल्फ़ा बाहर था, इससे हमारा क्वेश्चन इससे हम अच्छा फॉर्मूला नहीं बना पा रहे थे, इसलिए हमने अल्फ़ा को यहाँ से लिखने के बजाय अंदर ला के यहाँ से लिखा, ये दिस अपॉन दिस करके हमने आधा एक फार्मूला बना दिया। मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला हो गया वी ओ बाई यू ई। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तो 4 चीज़ें रखनी पड़ती हैं, यहाँ सिर्फ 2 चीज़ें रखनी हैं, वी ओ अपॉन यू ई कर दो तो मैग्नीफाइंग पावर आ गई, और वी ओ प्लस यू ई कर दो तो ट्यूब की लेंथ आ जाएगी। अब देखिए दिक्कतें कहाँ पे आती हैं, परेशानियाँ क्या हैं वो देखिए, तुम्हें क्या करना है ये देखिए। ठीक है, सबसे पहले देखना कि ये कहाँ पर है, ठीक है ना। अगर ये इनफाइनाइट पर है, अरे भाई अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, वेरी वेरी फार है, वेरी वेरी फार का मतलब क्या हो गया बताओ, इनफाइनाइट, तो तुम इसको क्या डिसाइड करोगे, F4 डिसाइड करोगे, नहीं डिसाइड करोगे। ओके, हो गया, ये डिसाइड हो गया। क्वेश्चन में मतलब मेरे कहने का मतलब है क्वेश्चन में तुम ये भी देखोगे कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट कहाँ पर है और उसकी लास्ट इमेज कहाँ पर है, दोनों चीज़ देखोगे।
ये देख के ये डिसाइड करोगे, ये देख के ये डिसाइड करोगे। तैयार करो, जैसे हम तैयार करवा रहे हैं बिल्कुल वैसे ही तैयार करो। सवाल में इसको देखकर, इसको समझकर ये डिसाइड करोगे और इसको समझकर ये डिसाइड करोगे। अब जो ये और ये डिसाइड हुआ है उन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी, और ऐड कर दोगे तो लेंथ आ जाएगी। इतना क्लियर हो रहा है? मैग्नीफाइंग पावर बराबर होता है दिस अपॉन दिस, और लेंथ बराबर होता है दिस प्लस दिस। यानी कि हमें ये दो चीज़ें खूब अच्छे से मतलब हमें ये दो चीज़ें चाहिए होंगी, और इन दो चीज़ों को निकालने के लिए हमको इन दो चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ेगी। हम इसको देख के ये डिसाइड कर लेंगे, इसको देख के ये डिसाइड कर लेंगे। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी, और ऐड कर देंगे तो लेंथ आ जाएगी। ठीक है ना? अब हम तुमसे तुम्हारी प्रैक्टिस कराने के लिए बहुत सारा डेटा यहाँ पे लिख रहे हैं, और देखते हैं कि तुम सही आंसर, सही फॉर्मूला बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। ठीक है? फॉर्मूले याद हो गए हैं? मैग्नीफाइंग पावर का पहला फॉर्मूला है बीटा बाई अल्फ़ा, दूसरा फॉर्मूला है VO बाई UE। ठीक है ना? जब आंसर आ जाए तो उसके बाद बाहर माइनस साइन लगा देना, क्योंकि फाइनल इमेज इन्वर्टेड है, इसलिए पूरा आंसर आने के बाद में साइन लगा देना, पहले कुछ मत सोचना। ठीक है? और ट्यूब की लेंथ इज इक्वल टू होगा VO प्लस UE, मॉड वैल्यू लेना, इसका मॉड और इसका मॉड जोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अब हम कुछ एग्जाम्पल तुम्हारी प्रैक्टिस कराने के लिए ले रहे हैं। कोशिश करना कि जवाब जल्दी से जल्दी देने की। कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है। इनफाइनाइट ना कहा जाए तो कहा जाएगा वेरी वेरी फार है। ओके? ऑब्जेक्ट वेरी वेरी फार है। ओके? और रिलैक्स विजन केस है। ये टिक लगा दिया, देखो ऑब्जेक्ट वेरी फार है, ये देखो लिखा हुआ है इनफाइनाइट, और रिलैक्स विजन केस है। तो ये इनफाइनाइट होगा तो ये क्या होगा बताओ? FO होगा। क्लियर है? और ये रिलैक्स विजन केस है तो ये क्या होगा? ये FE होगा। क्लियर है? अब दोनों को डिवाइड करो, बोलो मैग्नीफाइंग पावर फॉर्मूला बोलो। मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू FO बाई FE। क्लियर है? मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू VO बाई UE, और VO ये डिसाइड हुआ है और UE ये डिसाइड हुआ है। वही तो कह रहे हैं बार बार कि ये जो भी डिसाइड हुआ है और ये जो भी डिसाइड हुआ है उन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी, और उन दोनों को ऐड कर दोगे तो ट्यूब की लेंथ आ जाएगी। ये सवाल हो जाएगा तुमसे। एक बात बता दी, ठीक है ना? ये मान के चलो कि ये पहला क्वेश्चन एक क्वेश्चन जो हमने तुमको ऐसे ही बातों में बता दिया। अरे कह तो रहे हैं बाद में माइनस साइन लगा देना, जब आंसर आ जाए तो बाद में लगा देना, पहले इसके चक्कर मत पड़ो, नहीं तो दूसरे तमाम गलतियों के चक्कर में पड़ जाओगे। ठीक है ना? हमने कहा ये आ गया, जब आंसर आ जाए तो बाद में माइनस साइन अपनी तरफ से ऐसे लगा देना कि हाँ भैया, मान लो 30 आ गया तो कह देना -30, मान लो 40 आ गया बोल देना -40, मान लो 25 आ गया बोल देना -25, बात खत्म। ठीक है? माइनस साइन एकदम लास्ट में लगा देना, पहले उसको लेकर चलने की कोशिश में मत लगे रहना। ठीक है? एक सवाल हो गया। चलो अब दूसरा क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस करने के लिए बता रहे हैं हम, ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। उम्मीद तो है कि तुम कर लोगे, और अगर इतना बताने के बाद भी गलती करोगे तो फिर ये तो गलत बात है तुम्हारे लिए। ये बहुत गलत होगा कि तुम इतना सब जानने के बाद भी परफॉर्म नहीं करे। चलो, हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है। ज़्यादातर सवालों में ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा, क्योंकि टेलीस्कोप का काम क्या है? बहुत दूर की चीज़ों को देखना, जैसे 2000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 900 किलोमीटर। ये एक लेंस के लिए बहुत दूरी है, और इतनी बड़ी दूरियों को की वजह से टेलीस्कोप के ज़्यादातर क्वेश्चंस में ये कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट इज़ वेरी फार। ओके? तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो ये डिसाइड करो। अगर ये इनफाइनाइट है तो ये FO डिसाइड। ओके? फिर हमने कहा फाइनल इमेज D दूरी पर बन रही है, D दूरी पर बन रही है तो कौन सा केस हुआ? LD/DV केस हुआ। ओके? तो ये अगर वेरी फार है तो ये डिसाइड हुआ FO, और अगर फाइनल इमेज का ये वाला केस है तो ये डिसाइड हुआ FE/D अपॉन FE प्लस D। अब क्या करना है? इसको, ये डिसाइड हो गया ना और ये भी डिसाइड हो गया ना, तो इसको और इसको डिवाइड कर दो तो मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी। मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू FO अपॉन FE/D अपॉन
एफ ई प्लस डी हो गया, तो ये हो गया एफ ओ बाई एफ ई, और फिर 1, जब ये डिवाइड हुआ तो 1 हो गया, और जब ये डिवाइड हुआ तो एफ ई बाई डी हो गया, नहीं हुआ, हो गया है भाई। यही कहते रहोगे कि नहीं हो पाएगा हमसे ये सब, तो कैसे काम चलेगा? जब चीज़ें साफ़ हैं, साफ साफ बताया जा रहा है, तो तुम्हें उसका फ़ायदा लेना चाहिए और तुम्हें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहिए। चलो लेंथ भी लिखनी है भाई, लेंथ भी लिखनी है। लेंथ भाई जोड़ो दोनों को, वी ओ प्लस यू ई, ये क्या डिसाइड हुआ है? एफ ओ, हाँ, और ये क्या डिसाइड हुआ है बोलो? एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस डी, एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस डी हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है ना, 2 सवाल बता दिए, मतलब 2 सवाल क्या बता दिए, 2 प्रकार के क्वेश्चंस को करने का तरीका बता दिया, ठीक है ना। तो अब तुमने अपना माइंड मेकअप क्या, तुमने अपना माइंड मेकअप किया, तुमको ये माइंड मेकअप करना चाहिए कि अब हम टेलीस्कोप के सवालों में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। अरे फर्स्ट ऑब्जेक्ट मतलब वही जिसको हम, जो बहुत दूर है, जिसको हम देखना चाहते हैं, उसे हम लोग कह रहे हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। फिर हम ये देखेंगे कि फाइनल मतलब लास्ट इमेज कहाँ पर है। इसको देखकर ये डिसाइड करोगे, इसको देखकर ये डिसाइड करोगे। जब ये और ये डिसाइड हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी, और इन्हीं दोनों को ऐड कर दोगे तो ट्यूब की लेंथ आ जाएगी। मैग्नीफाइंग पावर को कैलकुलेट करते वक्त ऐसे ही काम करते चले जाइए, और जब आंसर आ जाए तो एकदम लास्ट में ऐसे माइनस साइन लगा दीजिए कि हाँ ठीक है। मान लो ये 50 आ गया तो बोल देना -50, 10 आ गया बोल देना -10, ठीक है ना। और ये लेंथ का फॉर्मूला हो गया दिस प्लस दिस। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, ये हटा दे रहे हैं, बहुत ज़रूरी बात डिस्कस हो रही है, और टेलीस्कोप में यही बातें हैं जो ना पता होने पर छोटे छोटे क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे बुक्स या बहुत सारे नोट्स में हमने देखा है सिर्फ ये फॉर्मूला लिखा होता है, मैग्नीफाइंग पावर बराबर एफ ओ बाई एफ ई और लेंथ बराबर एफ ओ प्लस एफ ई। तुमको लगता है कि केवल इतने से सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। ये फार्मूले नहीं है, असली फार्मूले ये नहीं है। असली फार्मूले ये हैं, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फ़ा, अल्फ़ा ये, ठीक है ना, बीटा बाई अल्फ़ा। दूसरा फार्मूला वी ओ बाई यू ई, और लेंथ निकालने का फार्मूला वी ओ प्लस यू ई। ये मेन फार्मूले हैं, ये मेन फार्मूले नहीं हैं, ये तो मात्र 1, 2, 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने के फार्मूले हैं। ओके, अब हमने तुमसे कहा कि ऑब्जेक्ट मान लो कि 200 मीटर पर है। अब दिक्कत आ गई, ऑब्जेक्ट 200 मीटर पर है, एफओ 500 सेंटीमीटर है, और एफई की वैल्यू मान लो कि 2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो दिक्कत ऐसी कोई नहीं आ गई। तुम जानते हो मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए हमको दिस अपॉन दिस करना पड़ेगा, तो हमको ये जो हम बार बार कह रहे हैं दिस, उसको निकालना तो पड़ेगा ना। तो इसकी और इसकी हेल्प से ये नहीं आ जाएगा। कैसे आ जाएगा बताओ? 1 अपॉन वी ओ माइनस 1 अपॉन यू ओ, कितना -200, ये मीटर है, इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, ये 500 सेंटीमीटर। 500 सेंटीमीटर को तुम मीटर में कन्वर्ट कर लोगे, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और बड़े आराम से हमारा रिज़ल्ट आ गया। 200 500 सेंटीमीटर, 5 मीटर दूर है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आ गया 1/5 माइनस 1 अपॉन 200, और इस प्रकार से हमने वी ओ निकाल लिया। और अब हमने कहा कि फाइनल इमेज रिलैक्स विजन केस पर है, तो रिलैक्स विजन केस पर है, फाइनल इमेज रिलैक्स विजन केस यानी कि इनफाइनाइट पर है। तो हमने ये डिसाइड कर लिया, क्या बताओ, एफ ओ, और अब मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू वो जो वी ओ हमने यहाँ से निकाल रहे हैं वो वी ओ ले लोगे, और यू ई मतलब एफ
एफ ई ले लोगे, एफ ओ कहाँ लिखा है भैया, एफ ई, ठीक है ना, एफ ई ले लोगे, आ गया मैग्नीफाइंग पावर, और लेंथ बोलो वी ओ प्लस एफ ई, ठीक है ना, लेंथ वी ओ प्लस एफ ई, मैग्नीफाइंग पावर वी ओ अपॉन एफ ई। ये दिया था, इन दोनों की हेल्प से हमने ये निकाल लिया, रिलैक्स विजन केस था तो ये डिसाइड कर लिया, डिवाइड कर दिया, मैग्नीफाइंग पावर आ गई, ऐड कर दिया तो लेंथ आ गई, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चंस हो सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करें। ये क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि ट्यूब की जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट वेरी फार है, चलो भाई ऑब्जेक्ट वेरी फार है, और रिलैक्स विजन केस है। ऑब्जेक्ट अगर वेरी फार है तो ये एफ ओ डिसाइड हुआ, और रिलैक्स विजन केस है तो ये एफ ई डिसाइड हुआ, हो गया। हमें एफ ओ और एफ ई की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो क्या क्या गिवन है, लेंथ गिवन है 13 एंड मैग्नीफाइंग पावर, हाँ सेंटीमीटर, मैग्नीफाइंग पावर गिवन है 25, और हमको एफ ओ एंड एफ ई कैलकुलेट करना है। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला क्या होगा इस क्वेश्चन में, एफ ओ बाई एफ ई, ये 25 इज इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई, मीन्स एफ ओ इज इक्वल टू 25 एफ ई, ठीक है। नाउ लेंथ का क्या होगा, लेंथ इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई, राइट। लेंथ 13 है और एफ ओ की जगह पर हमने 25 एफ ई रख दिया, एफ ई, तो ये 26 एफ ई हो गया। 13 इज इक्वल टू 26 एफ ई, सो वी गेट द एफ ई वैल्यू इज इक्वल टू 13/26 यानी कि 1/2, ठीक है, 1/2 सेंटीमीटर। और जब एफ ई हमें पता चल गया और हम जानते हैं कि एफ ओ इज इक्वल टू 25 एफ ई, ये देखिए एफ ओ इज इक्वल टू 25 एफ ई, मीन्स वी कैन से दैट 25 इंटू 1/2 मीन्स 25/2 सेंटीमीटर हो गया। देखिए लेंथ गिवन था, मैग्नीफाइंग पावर गिवन था, एफ ओ और एफ ई हमें कैलकुलेट करना था। ऑब्जेक्ट वेरी फार था तो ये डिसाइड हो गया एफ ओ, रिलैक्स विजन केस था तो ये डिसाइड हो गया एफ ई। इन दोनों को डिवाइड करने से मैग्नीफाइंग पावर जो कि दी हुई है, तो एफ ओ इज इक्वल टू 25 एफ ई, और फिर लेंथ इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई। एफ ओ को हमने रिप्लेस कर दिया एफ ई से, तो पहले एफ ई आ गया और उसके बाद हमें एफ ओ कैलकुलेट हो गया। कल के सेशन में हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के क्वेश्चन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन, साथ ही साथ हम लोग टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप और गैलीलियन टेलीस्कोप को स्टडी करेंगे, उनके क्वेश्चन भी लगाएंगे, और फिर लास्ट में लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर को स्टडी करेंगे और उनके भी क्वेश्चंस लगाएंगे। इतना काम कल करने के बाद रे ऑप्टिक्स हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद वाले टर्न पे सेशन में हम लोग कोशिश ये करेंगे कि पूरी ऑप्टिक्स, जो रे ऑप्टिक्स पढ़ाई गई है, उन सभी के क्वेश्चन, प्लेन मिरर से लेके लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन तक के क्वेश्चन, हर आर्टिकल से एक एक दो दो क्वेश्चन करके एक पूरा का पूरा सेशन, 1 घंटे का या 1 घंटे 30 मिनट का पूरा सेशन पूरी तरह से न्यूमेरिकल पर फोकस किया जाएगा। इस प्रकार से रे ऑप्टिक्स को हम लोग कल या मैक्सिमम परसों तक फिनिश कर ले जाएंगे, और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जो हमें 2 दिन बाद कराना है। हमारी पूरी कोशिश है कि आज ही हम इस लेक्चर के साथ साथ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का भी पूरा लेक्चर अपलोड कर पाएँ। इस कोशिश चल रही है इस समय। 7 बजे के ऊपर तो अभी हो गया है, तो अब अपलोड होने में टाइम लगता है। क्वेश्चंस भी यहाँ पे फिट किए जाएंगे, पट्टी के फॉर्म में फिट किए जाएंगे, तो उसमें लगभग 1-1.5 घंटे का समय आराम से लग जाता है। लेकिन तब भी मेरी पूरी कोशिश है कि आज लेट नाइट तक भी हम इस लेक्चर को, और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यानी कि वेव ऑप्टिक्स का फर्स्ट टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसको हम लोग
अपलोड कर पाएँ। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को हाथ से उसका बनाया गया है, इस तरीके से बोर्ड में नहीं बनाया गया है बल्कि उसको कॉपी पर बनाया गया है, और उम्मीद है कि वो आप लोगों को साफ साफ दिखाई पड़ेगा। ठीक है।